नमस्ते दोस्तों, आज मैं हूँ जेचेस टॉक शो। मेरा नाम कुलदीप है और हाल ही में हमने खुद का एक स्टार्टअप लॉन्च किया है जिसका नाम है फ्रूट्स बाउंटी और मैं हूँ उसका को-फाउंडर। मेरा एक फ्रेंड था या मेरा एक भाई था, वो हमारी कॉल पे बात होती थी डेली कि यार लाइफ में एक अच्छी लाइफ चाहिए, फैमिली को बाहर निकालना है, खुद का घर लेना है, गाड़ी लेनी है। क्योंकि बेसिकली जब लोगों को देखते थे हमारी उम्र में लोग मज़े कर रहे हैं, महंगी कार में घूम रहे हैं या वो चीज़ें वो खरीद पा रहे हैं जो हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। मेरा अलग से एक शौक पड़ चुका था बाइकों को लेकर कि मुझे बाइकों में ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगा, तो मुझे एक बाइक परचेज़ करनी थी। बाइक परचेज़ करने के लिए मुझे फिर से जॉब करनी पड़ी क्योंकि फादर वगैरह का शुरू से वैसा ही था कि जब तूने हमारी सुनी नहीं तो हम तेरी क्यों सुने। और जहाँ मैं जॉब करता था वहाँ से मुझे निकाल दिया गया और फिर मुझे वहाँ पता चला कि जो एम्प्लॉयज़ वगैरह होते हैं उन्हें कैसे ट्रीट किया जाता है, या अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो अपनी लाइफ में तो आप क्या बनकर रह जाते हो। फ्रूट्स बाउंटी को ओपन करने से पहले हमने कई लोगों से सजेशन लिया, जैसे कि हमारे कई सारे दोस्त थे, तो मैंने उन्हें बताया कि यार ऐसा कुछ हम कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट ये था कि पैसा कहाँ से आएगा, शॉप वगैरह कहाँ से आएगी। तो इतना सब कुछ पैसा ना होने की वजह से कई लोगों ने मुझे ये कहा कि यार अब तू रोड पे खड़ा होगा, और भाई अगर तू खड़ा ही हो रहा है तो तू अकेला खड़ा हो जाना, हम तेरे साथ खड़े नहीं हैं। ईश्वर की कृपा से हमारे पास कस्टमर तो आ चुके थे, लेकिन हमारी परेशानियां यहाँ भी ख़त्म नहीं हुई। जो आसपास के लोग थे, हमारा स्टार्टअप देख के उन लोगों को जलन होना स्टार्ट हो चुकी थी। मेरी जो फर्स्ट फाइट थी वो खुद एक एडवोकेट के साथ थी। और जब हमारे स्टार्टअप का पहला दिन था तो उस दिन से हमने माता रानी का मतलब आशीर्वाद लेके से स्टार्ट किया। लेकिन उस दिन हमारे साथ एक बहुत ही अलग चीज़ हुई। कोरोना को देखा, उस टाइम पे लोगों की क्या हालत हुई, और कोरोना के बाद लोग काफ़ी ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो गए। फिर सोचा कि यार क्या किया जाए, तो इन सब चीज़ों को देखकर हमने लॉन्च किया हमारा खुद का एक स्टार्टअप जिसका नाम फ्रूट्स बाउंटी है, और वहाँ पर हम लोगों को हेल्दी फ्रूट सैलेड सर्व करते हैं। नमस्ते दोस्तों, आज मैं हूँ जेचेस टॉक शो। मेरा नाम कुलदीप है और हाल ही में हमने खुद का एक स्टार्टअप लॉन्च किया है जिसका नाम है फ्रूट्स बाउंटी और मैं हूँ उसका को-फाउंडर। बेसिकली मेरी जो जर्नी स्टार्ट होती है वो 2001 से होती है। मेरा जो बोर्न है वो कोटा से है और मैं पला बड़ा जयपुर के अंदर। और जब मैं पैदा हुआ था, पैदा होने के बाद मेरे घर वाले मुझे जयपुर लेके आ गए थे। बेसिकली जो मेरी मदर्स है, फादर्स है, वो एक किसान फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो उन्होंने शुरू से ही काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किया अपनी लाइफ के अंदर, और वो सारी चीज़ें मैंने देखी। तो बेसिकली जब हम 2001 में यहाँ आए थे तो मैं बिल्कुल छोटा था और पैदा मैं कोटा हुआ, लेकिन चलना मैंने जयपुर में ही सीखा था। तो मेरा एक मज़ेदार किस्सा है, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जब हम यहाँ जयपुर में आए थे तो एक कहानी है। मेरी मदर एंड मेरे फादर्स वो जॉब पर चले गए थे, उन्होंने मुझे रूम में सुला दिया था, मेरी जो सिस्टर थी बड़ी। तो और उस टाइम पे बहुत ज़्यादा मतलब इतने ज़्यादा पैसे भी नहीं होते थे या कोई अच्छा घर या कोई फ़ैन वगैरह। तो उसी से रिलेटेड मैं आपको एक किस्सा सुनाना चाहूँगा मेरा। तो मैं काफ़ी छोटा था और मेरी सिस्टर थी, उनकी एज थी ऑलमोस्ट 8 साल या 9 साल होगी। तो वही मतलब मेरी देखभाल करती थी। उन्होंने ही मुझे अपनी माँ की तरह पाला है, क्योंकि मम्मी वगैरह को शुरू से जॉब वगैरह करनी होती थी, पापा वगैरह का भी बाहर का इतना ही काम रहता था, तो मेरा ख्याल रखने वाला कोई नहीं था। तो बेसिकली जो मेरी बड़ी सिस्टर थी उन्होंने ही मेरा ध्यान रखा। अब उस टाइम पे वो भी बच्ची थी। तो ये कहानी स्टार्ट होती है हमारे रूम से जहाँ पर हम रहते थे, और एक छोटे से टेबल फैन से। तो उन्होंने मुझे नहलाकर सुला दिया था, और उस टाइम पे इतना ज़्यादा कुछ था नहीं, कपड़े वगैरह कुछ होते नहीं थे, तो बच्चों को न्यूड ही सुलाया जाता था मालिश वगैरह करके। तो मुझे मेरी सिस्टर ने सुलाकर वो लोग बाहर चले गए खेलने के लिए, और जब मैं नींद से जागा तो एक टेबल फ़ैन हुआ करता था। उस टाइम पे आप लोगों ने देखा होगा, एक छोटा सा टेबल फ़ैन होता था ब्लैक कलर का, जिसको हम लोग स्टूल पे रख दिया करते थे। तो उस टाइम पे उसकी वायरिंग भी इतनी ज़्यादा कुछ ठीक नहीं थी। जब मेरी सिस्टर मुझे नहलाकर बाहर चली गई तो मैं अचानक से नींद से जाग गया, और जब मैं उठा तो उठने के बाद बच्चा तो था ही, तो मैंने अपनी इस उंगली से उस तार को पकड़ लिया था। अब तार पकड़ने के बाद बच्चे में कितनी जान होगी, तो उसके बाद मेरा तो मतलब वहाँ पर सीन ख़राब ही हो चुका था। और फिर जब बाहर से मेरी सिस्टर आई तो उन्होंने देखा आ रहा है कि हमारा भाई तो चिपका हुआ पड़ा लाइट से, तो वो लकड़ी के डंडे से मेरा मतलब छुड़ाने की उसने कोशिश करी, लेकिन वो भी डर चुकी थी, बच्ची थी। फिर वो बाहर गई, उन्होंने बाहर जाके लोगों को बताया। लोगों को पता लगने के बाद
पता चला कि हाँ वो लड़का वहाँ पर चिपक चुका है और ये बच्ची भी घबराई हुई है। तो हम जहाँ पर रेंट से रहते थे, बेसिकली मैं मूलीपुरा में रहा करता था। अब वहाँ पर स्कूल बन चुकी है, पहले वहाँ पर रूम वगैरह होते थे। अब जिन्होंने मेरी जान बचाई थी वो अंकल भी अभी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मैं उनको थैंक यू कहना चाहूँगा। तो जब वो अंकल आए तो उन्होंने देखा कि ये लड़का बिल्कुल चिपका हुआ पड़ा है, तो वो मुझे हॉस्पिटल लेके गए। हॉस्पिटल ले जाने के बाद कम से कम 3 या 4 हॉस्पिटलों में मुझे लेके जाया गया। उसके बाद उन्होंने मुझे डेड घोषित कर दिया था, मतलब कि ये मर चुका है, इसे ले जाओ। लेकिन उन अंकल ने हार नहीं मानी, क्योंकि उनको मेरी माँ को जवाब देना था। उन्होंने ये कहा अगर यह ज़िंदा नहीं बचा तो मैं इसकी माँ को क्या जवाब दूंगा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। फिर जाके 3 से 4 हॉस्पिटलों के चक्कर काटे, सब ने मुझे ये बोल के ठुकरा दिया कि ये तो मर चुका है, इसे ले जाइए, अब हम कुछ नहीं कर सकते। फिर आखिरी में जाके एक हॉस्पिटल में मुझे एडमिट किया गया, वहाँ पर मेरा इलाज वगैरह चला। लेकिन फाइनली कुछ ऐसी कृपा थी ईश्वर की कि मुझे होश आ गया। मैं शुरू से ही काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव हूँ। पढ़ाई को लेकर इतना ज़्यादा कुछ ख़ास मेरा मन था नहीं कि मुझे लाइफ में कुछ अलग करना था, इसलिए मेरे फादर की मुझसे इतनी ज़्यादा कुछ ख़ास बनती नहीं है। शायद उन्हें मैं पसंद नहीं हूँ, उन्हें ऐसा लगता है कि मैं वो नहीं बन पाया जो वो चाहते थे या जैसा उनका मानना था। मैंने शुरू से वो किया जो मेरा मन था, जो मैं करना चाहता था, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ को वैसे कभी जिया ही नहीं जैसा लोग चाहते थे या मेरी फैमिली चाहती थी, क्योंकि मुझे खुद को कुछ करना था। तो इसलिए शायद तक मेरे फादर इतना ज़्यादा मुझ पर भरोसा नहीं करते। मेरी जो स्कूल वगैरह है 8th तक तो वो मेरे फादर वगैरह ने करवाई, क्योंकि स्कूल से काफ़ी ज़्यादा कंप्लेंट्स आती थी कि आपका बच्चा पढ़ता नहीं है, काम नहीं करता है, होमवर्क करवाओ इसका। तो उसी वजह से मेरे पापा बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे कि इसका क्या होगा, इसकी पढ़ाई पे हम लोग खर्चा कर रहे हैं इतना ज़्यादा फिर भी। लेकिन 8th क्लास में आने के बाद उन्होंने हाथ खड़े कर दिए थे कि अब आप खुद का खुद देखो, मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि ऑब्वियसली बात है, मेरा नहीं था पढ़ाई वगैरह में मन, तो उन्हें लगा कि ये कुछ कर नहीं पाएगा तो इस पे बर्डन डाल देते हैं, अगर इसे पढ़ना होगा तो ये वापस आएगा। लेकिन मैं वहाँ पर भी नहीं रुका, मैंने उसके बाद जॉब्स वगैरह करी और अपनी 12th वगैरह वहीं से क्लियर करी। 12th वगैरह करते करते बीच में काफ़ी ज़्यादा मतलब परेशानी वगैरह आई। मैं जॉब वगैरह करता था, बीच में हमारा एक्सीडेंट भी हुआ था, तो उसमें मेरा एक दोस्त था, तो उसकी अनफॉर्चुनेटली डेथ हो चुकी थी। तो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा सदमा था कि एक तो फैमिली का इतना ज़्यादा प्रेशर कि लाइफ में कुछ कर नहीं रहे, ऊपर से एक इतना बड़ा हादसा हो जाना मेरे लिए ये नेचुरल नहीं था, क्योंकि मैं भी इतना ज़्यादा शौक में जा चुका था उन चीज़ों की वजह से कि मेरे लिए बाहर निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका था। 6 महीने इन चीज़ों से जब मैं बाहर निकला तो पैरालाइज था, काम नहीं है करने के लिए और किसी ने साथ भी नहीं दिया। फिर 2018 में मैंने अपना खुद का यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया और वहाँ पर मैंने वीडियोस वगैरह डालना स्टार्ट किया, फ़नी वीडियोस या व्लॉग वगैरह मैं बनाया करता था। तो शुरुआत में तो ऐसा लगा, लोगों ने काफ़ी ज़्यादा मजाक उड़ाया, हंसी वगैरह उड़ाई कि अब कुछ करने को नहीं मिला तो ये करने लग गया। तो फिर भी मैंने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मैं लोगों पे शुरू से ध्यान नहीं देता, क्योंकि मुझे अपनी लाइफ में कुछ अलग करना था। धीरे धीरे मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी। तो फर्स्ट मेरे यूट्यूब चैनल पे 10,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए। कंप्लीट होने के बाद मेरा अलग से एक शौक़ पड़ चुका था बाइकों को लेकर, कि मुझे बाइकों में ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगा। तो उसके बाद मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी एज अ मोटो व्लॉगर। तो मुझे एक बाइक परचेज़ करनी थी। बाइक परचेज़ करने के लिए मुझे फिर से जॉब करनी पड़ी, क्योंकि फादर वगैरह का शुरू से वैसा ही था कि जब तूने हमारी सुनी नहीं तो हम तेरी क्यों सुने। तो ये सारी चीज़ें करते हुए मैंने जॉब वगैरह करी और अपनी बाइक वगैरह परचेज़ करी। बाइक वगैरह परचेज़ करने के बाद भी कुछ ऐसा हुआ कि मेरी जॉब वगैरह फिर से चली गई और जहाँ मैं जॉब करता था वहाँ से मुझे निकाल दिया गया। तो बेसिकली वो एक कंपनी थी, मैं उनका नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, बट शायद तक आज वो देख रहे हो तो क्या पता वो मुझ पर प्राउड फील करे। लेकिन मैं जहाँ पर भी हूँ बहुत अच्छी जगह पर हूँ। तो वहाँ से मुझे निकाल दिया गया और फिर मुझे वहाँ पता चला कि जो एम्प्लॉयज़ वगैरह होते हैं उन्हें कैसे ट्रीट किया जाता है, या अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो अपनी लाइफ में तो आप क्या बनकर रह जाते हो। मैं वहाँ से निकलने के बाद मैंने सोच लिया था, मेरा एक फ्रेंड था या मेरा एक भाई था वो, तो हम दोनों ने मिलके एक जर्नी स्टार्ट करी, फ्रूट्स बाउंटी। हमारी कॉल पे बात होती थी डेली कि यार लाइफ में ये करना है, एक अच्छी लाइफ चाहिए, फैमिली को बाहर निकालना है, खुद का घर लेना है, गाड़ी लेनी है। क्योंकि बेसिकली जब लोगों को देखते थे हमारी उम्र में लोग मज़े कर रहे हैं, महंगी कार में घूम रहे हैं, या वो चीज़ें वो ख़रीद पा रहे हैं जो हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते।
और बेसिकली हमने ऐसे दिन भी देखे हैं कि जब हम बारिश में रो रहे हैं या कहीं जॉब करने गए हैं, जेब में खाने के लिए अच्छे से मतलब पैसे भी नहीं हैं, या किसी चीज़ को खरीदने से पहले 10 बार सोचना पड़ता था कि ये चीज़ भी हम ले पाएँ या ना ले पाएँ, ऐसा कुछ हमारे साथ होता था। तो लाइफ में ये सारी चीज़ें देखी है, तो हमारे दिमाग में ख्याल आया कि खुद का क्यों ना खुद का कुछ किया जाए। लेकिन उतना ज़्यादा कोई फैमिली बैकग्राउंड था नहीं। फैमिली से हमने कहा कि हमें कुछ पैसे चाहिए, लेकिन फैमिली ने मना कर दिया। और जो चीज़ हम स्टार्ट करना चाहते थे उसमें तकरीबन 5 से 6 लाख रुपए का खर्चा था, लेकिन उतना बड़ा लोन लेना हमारे लिए पॉसिबल नहीं था, क्योंकि इतना बड़ा लोन हमें कोई देता भी नहीं, प्लस फैमिली का बैकग्राउंड इतना अच्छा भी नहीं था। तो फिर सोचा कि यार क्या किया जाए। तो धीरे धीरे दिमाग में आया कि हमने कोरोना को देखा, उस टाइम पे लोगों की क्या हालत हुई, और कोरोना के बाद लोग काफ़ी ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो गए। तो इन सब चीज़ों को देखकर हमने लॉन्च किया हमारा खुद का एक स्टार्टअप जिसका नाम फ्रूट्स बाउंटी है, और वहाँ पर हम लोगों को हेल्दी फ्रूट सैलेड सर्व करते हैं। तो हमने फ्रूट्स बाउंटी की शुरुआत करी थी 2025 सितंबर से। तो पहले हम कुछ और स्टार्ट करना चाहते थे, एक खुद का ही जूस ब्रांड, लेकिन उसमें काफ़ी ज़्यादा शुगर की मात्रा होने की वजह से हम लोगों ने उसको प्रिपेयर नहीं किया, क्योंकि जब शुगर आ गई तो ऑब्वियसली वो हेल्दी तो रहा नहीं। तो जब हमने इसे स्टार्ट किया तो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस थे, क्योंकि जंक फूड इतना ज़्यादा कंपटीशन आ चुका है कि आपको बीमार हर कोई करना चाहता है, लेकिन आपका हेल्थ का ख्याल कोई नहीं रखना चाहता। अब आप हर दूसरे दिन देखोगे तो नया कोई जंक फूड ब्रांड निकल के बाहर आता है, लेकिन लोगों ने ये सोचा ही नहीं कि हम कुछ अच्छा काम करके भी तो कुछ कर सकते हैं। तो बस करना क्या था, हम लोग आ गए मार्केट में, और लोगों की सारी जो परेशानियां थी उनको जानने के बाद, उन पे एक अच्छी रिसर्च करने के बाद हम लोगों ने लॉन्च किया फ्रूट्स बाउंटी को, जहां पर लोगों को एक नेचुरल शुगर मिले और हेल्दी लोग रह सके। फ्रूट्स बाउंटी को ओपन करने से पहले हमने कई लोगों से सजेशन लिया, जैसे कि हमारे कई सारे दोस्त थे। तो मैंने उन्हें बताया कि यार ऐसा कुछ हम कर सकते हैं कि आजकल जंक फूड काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है मार्केट में और हेल्थ भी लोगों की ख़राब हो रही है। लेकिन सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट ये था कि पैसा कहाँ से आएगा, शॉप वगैरह कहाँ से आएगी। तो इतना सब कुछ पैसा ना होने की वजह से कई लोगों ने मुझे ये कहा कि यार अब तू रोड पे खड़ा होगा, तुझे रोड पे खड़ा होना पड़ेगा, और भाई अगर तू खड़ा ही हो रहा है तो तू अकेला खड़ा हो जाना, हम तेरे साथ खड़े नहीं होंगे। तो फिर ये सारी चीज़ें देखने के बाद मेरा एक भाई था भूपेंद्र, तो वो बचपन से मेरे साथ रहा है, तो उससे मैंने शेयर किया कि यार ऐसा कुछ आइडिया है, हम कुछ कर सकते हैं। तो कुछ चीज़ें मैंने शेयर करी और कुछ चीज़ें उसने शेयर करी। तो जब हम दोनों ने एक दूसरे को शेयर किया तो हमारी जो बॉन्डिंग थी वो परफेक्ट हो गई, कि हाँ उसका जो कॉन्सेप्ट था वो भी मिल गया और जो मेरा कॉन्सेप्ट था वो भी मिल चुका था। फिर हम दोनों ने इसकी स्टार्टिंग करी। मेरा सोशल मीडिया में शुरू से काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व रहा है, तो मैंने सोचा कि हम हमारे ब्रांड को कैसे प्रमोट कर सकते हैं। तो बेसिकली आइडिया है कि रील के थ्रू हम इंस्टाग्राम पे इसकी रील बनाते हैं और शेयर करते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा डिसीजन रहा हमारा। तो इसको स्टार्ट करने से पहले हमारी लाइफ में जो जो प्रॉब्लम्स आई वो मैं आप सभी को शेयर करता हूँ, कि कैसे तो हमने इसको स्टार्ट किया और कितनी बजे हम लोग उठते थे, कहाँ से माल लेके आते थे, और आना जाना कैसे लगा रहता था। मतलब 2 घंटे की नींद, बिल्कुल खाना नहीं पीना नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली खुद का स्टार्टअप था तो इतना स्ट्रगल तो करना ज़रूरी ही था। तो मैंने और मेरे भाई भूपेंद्र ने इसकी शुरुआत करी थी। तो सबसे पहले हम लोगों ने एक कार्ट बनवाई जो प्रिंटिंग की दुकान से ईजीली बन जाती है। और कार्ट का जो आइडिया था वो जो मैंने देखा था कोरिया या चाइना वगैरह में, वो दूसरी कार्ट वगैरह होती है, लेकिन उतनी ज़्यादा फैसिलिटी यहाँ पर अवेलेबल नहीं थी। तो हमने सोचा क्यों ना हम एक कैनोपी बनवाए। कैनोपी बनवाने के बाद हमने उसे रोड पे उतारा, और जो हमारे फ्रूट्स वगैरह होते थे हम लोग सुबह 4 बजे उठ के मुहाना जाते थे, फिर मुहाना से माल लेके आना, बाइकों पर 3-3 चक्कर करने होते थे और पूरे दिन इसी में लगे रहते थे। और जब हमारे स्टार्टअप का पहला दिन था वो आई थिंक 22 सितंबर था, जिस दिन फर्स्ट नवरात्रे थे। तो उस दिन से हमने माता रानी का मतलब आशीर्वाद लेके से स्टार्ट किया। लेकिन उस दिन हमारे साथ एक बहुत ही अलग चीज़ हुई कि हमारे जो 15 किलो फ्रूट्स थे वो पूरे ही ख़राब हो गए, और एक अंकल ने हमसे सिर्फ हमारा एक फ्रूट सैलेड ख़रीदा। मतलब एक फ्रूट सैलेड की कॉस्ट थी 99, लेकिन उसके पीछे 15 किलो फ्रूट्स हमारे ख़राब हो गए। और वो हमारा फर्स्ट दिन था, और उस वाली रील को मैंने इंस्टा पे अपलोड किया। जो भी हमारी जर्नी थी फर्स्ट डे की वो हमने शो करी। शो करने के बाद सेकंड दिन जब मैं सुबह उठा तो एकदम से सारी चीज़ें मिरेकल हो गई। मैं देखता हूँ कि हमारी रील पर 1.5 मिलियन व्यूज़ सुबह आ चुके हैं, और उसी दिन से हमारे पास भीड़ लगना स्टार्ट हो गई। फिर लोगों को पता लगा कि यार ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है और हमारी हेल्थ के लिए है, क्योंकि ये जंक फूड नहीं है। और आजकल लोगों का क्या होता है कि अच्छी चीज़ लोगों को पसंद बिल्कुल नहीं आती है, क्योंकि जंक फूड कोई भी खा लेगा, लेकिन आप कहोगे कि आपकी हेल्थ पे ध्यान दो तो वो कोई भी नहीं चाहता। तो जब हम आते थे तो अभी भी
ऐसा होता है कि इतना ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है कि बाइकों पर ही पूरा सामान आता है, लेकिन ये हमारी जर्नी का एक पार्ट है। आज नहीं तो कल हम सफल हो ही जाएंगे, लेकिन हार नहीं मानेंगे। तो अभी भी मैं 2 से 3 घंटे ही सो पाता हूँ, क्योंकि आपको तो पता ही है ओनर की लाइफ में तो कहाँ ही मज़े होते हैं। और अभी भी ये सब कुछ चल रहा है, माल लाना, ये सारी चीज़ें हमारी चलती रहती है। बेसिकली मैंने जॉब वगैरह करना तो 5 से 6 साल की उम्र में ही स्टार्ट कर दिया था। जो मेरी फ़र्स्ट जॉब थी वो मुझे आज भी याद है कि एक चाय की टपरी के ऊपर जो एक छोटा बच्चा होता है जिसे छोटू कहते हैं, कि छोटू एक कटिंग लेके आ, तो मेरा वो काम था लोगों को चाय वगैरह पकड़ाना। वहाँ मुझे पर डे के 20 से 30 रुपये मिलते थे। तो वो मैं स्कूल से जाने के बाद वो काम किया करता था, क्योंकि फैमिली बैकग्राउंड वैसा ही था और चीज़ें मतलब खुद का खर्चा वगैरह चलाना ये वो। तो शुरू से मेरा पढ़ाई वगैरह में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट रहा नहीं और ख़ुद का ही कुछ करना चाहता था। और 8th क्लास तक तो पापा ने मुझे पढ़ाया, क्योंकि वो एक लेबर क्लास बैकग्राउंड से आते हैं। तो उनका ये मानना था कि एक गवर्नमेंट जॉब ही एक इंसान को आगे ले जा सकती है। तो उनकी उम्मीदें थी मुझसे कि मैं कोई जॉब वगैरह कर लूँ, कोई गवर्नमेंट सर्वेंट बन जाऊँ, लेकिन मैं बिल्कुल उनकी उम्मीदों से अलग था। तो उन्होंने मुझ पर गिव अप कर दिया था कि 8वीं के बाद भाई अब तुझे जो भी करना है या पढ़ना है वो तू तेरे पैसों से करना, मुझसे कोई उम्मीद मत लगाना। जो मेरी पढ़ाई वगैरह थी 8वीं के बाद वो मैंने खुद करी, जॉब वगैरह करी। मेरी एक ड्रीम बाइक थी R15, मुझे एक मोटो व्लॉगर बनना था। तो उस बाइक को परचेज़ करने के लिए मैंने जॉब वगैरह करना स्टार्ट करी। तो पहले मैंने बाइक परचेज़ करी, बाइक परचेज़ करने के बाद मैंने एक GoPro परचेज़ किया। लेकिन जब मैंने बाइक वगैरह ली उसके बीच में भी काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ आने लगी, क्योंकि जॉब वगैरह फिर बीच में चली गई, EMIs वगैरह ड्यू होना, और फिर वो प्रेशर मेरे ऊपर आया। तो फैमिली से भी कुछ नहीं बोल सकता था या खुद से भी कुछ नहीं बोल सकता था, क्योंकि जो भी था वो सब कुछ मेरा ही किया धरा था। ईश्वर की कृपा से हमारे पास कस्टमर तो आ चुके थे, लेकिन हमारी परेशानियां यहाँ भी ख़त्म नहीं हुई। जो आसपास के लोग थे, हमारा स्टार्टअप देख के उन लोगों को जलन होना स्टार्ट हो चुकी थी। मेरी जो फर्स्ट फाइट थी वो खुद एक एडवोकेट के साथ थी, क्योंकि उनकी वहीं पर एक जूस की शॉप थी। अब उनका ये कहना था कि हम लोग उनका मार्केट खा चुके हैं, लेकिन हमारे बराबर किसी ने मेहनत भी तो नहीं करी, क्योंकि हम लोग सुबह 3 बजे उठकर रात को 11 बजे घर पहुँच रहे हैं, वो किसी को नहीं दिखाई दिया। उन लोगों ने हमारे साथ मारपीट वगैरह भी करी और काफ़ी सारे ऐसे चैलेंज आए कि या तो हम इसको बंद कर देते या वहाँ से चले जाते, लेकिन हम लोगों ने हार नहीं मानी, क्योंकि ये बिज़नेस हमारा था। और अगर लाइफ में आगे बढ़ेंगे तो ऐसे कई सारे लोग आपको पीछे खींचने की तरफ आ जाते हैं, लेकिन कभी भी हार नहीं माननी और जो कर रहे हो वो दिल से करना है। कभी भी ये नहीं सोचना है कि लोग क्या सोचेंगे, क्योंकि लोग आपके बारे में कुछ सोचते नहीं हैं। अगर लोग आपके बारे में कुछ सोचते तो आप ऐसी जगह तो नहीं होते। एक बार खुद को देखिए। मेरे स्टार्टअप को लेकर मेरे साथ जितना ज़्यादा नेगेटिव हुआ, लेकिन ईश्वर की कृपा से उतना ही मेरे साथ अच्छा होने लगा। मैं हर दिन अक्षरधाम मंदिर जाता हूँ और उन्हीं की कृपा से मैंने अपने स्टार्टअप को चलाने के लिए पूरे 24 घंटे तक काम किया है। और पूरे दिन की जर्नी रहती है कि बाइक पे सामान वगैरह लेके आना, फ्रूट्स वगैरह लेके आना, डिलीवरी वगैरह करना। और इन सारी चीज़ों की वजह से मैं सर्वाइकल का शिकार भी हो गया, क्योंकि ना प्रॉपरली मैं सो पाता था और ना ही जाग पाता था, क्योंकि नेक्स्ट डे वर्क भी करना होता है। और आज भी मुझे सर्वाइकल है, लेकिन मैं यहाँ पर रुका नहीं और सर्वाइकल कॉलर लगाने के बाद मैं अपने काम पे फिर से निकल गया, क्योंकि मेरे सपने मेरे दर्द से काफ़ी ज़्यादा बड़े थे। ऐसा ही नहीं है दोस्तों कि मेरी लाइफ में दर्द ही भरा है, और ईश्वर की कृपा से मेरे साथ कुछ अच्छी चीज़ें भी हुई है। हमें शुरुआती दिनों के अंदर ही अमेरिका से भी ऑर्डर मिलना स्टार्ट हो गए और बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर हमारे स्टार्टअप पर आने लगे। और एक बहुत ही प्यारे युवा नेता है कार्तिक भारद्वाज, तो मैं उनकी जी वैगन मेरे स्टार्टअप के सामने से जाता हुआ देखता था और सोचता था काश ये गाड़ी मेरे सामने यहाँ पर रुके और मैं इनसे बात कर पाऊँ या इस गाड़ी के साथ फ़ोटो खिंचवा पाऊँ। लेकिन जैसा मैंने मैनिफेस्ट किया था वैसा ही हुआ। वो गाड़ी मेरे स्टार्टअप पे रुकी और उसके अंदर से निकले कार्तिक भारद्वाज भैया, जिन्होंने मुझे एक छोटे भाई की तरह ट्रीट किया और इस तरीके से बात करी कि हम दोनों पहले से एक दूसरे को जानते हैं। और उन्होंने मुझे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया और जैसे भी मेरे अच्छे बुरे दिन थे, मुझे जब भी उनकी ज़रूरत पड़ी उन्होंने मेरी मदद हर वक्त करी। हालांकि हमें बिज़नेस स्टार्ट करे हुए 2 ही महीने हुए थे, लेकिन दूसरे मंथ में ही हमने 1 लाख रुपए की सेल को अचीव कर लिया था। और इस वक्त हम महीने के 1500 से 2000 बॉक्सेस ईजिली सेल कर देते हैं। दोस्तों, ये तो थी हमारी जर्नी, लेकिन जर्नी कभी ना कभी आगे जाकर गोल ज़रूर बनती है। मैं इस छोटे से स्टार्टअप को एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाना चाहता हूँ और आगे जाकर इस कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान ज़रूर होगा। दोस्तों, कोई भी काम छोटा नहीं होता और आपके हालात चाहे गरीब हो, लेकिन सोच भिखारी नहीं होनी चाहिए। अगर ईश्वर आपको कोई विज़न दिखा रहा है तो विज़न उसने आपके लिए ही तैयार किया है। और लोग क्या कहते हैं, लोगों को तो काम है कहना। आप लोगों की परवाह मत करिए,
आप अपने सपने पर ध्यान दीजिए, आपकी फैमिली क्या कह रही है, आपके दोस्त क्या कह रहे हैं, सिर्फ अपने बारे में सोचिए, ना तो किसी का बुरा ना तो किसी का अच्छा। सिर्फ खुद के बारे में सोचिए कि आपको अपनी लाइफ में क्या करना है। जब हम इतना सब कुछ कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। तो घर मत बैठिए, प्लीज़ कुछ करिए। थैंक यू सो मच JHS टॉक शो मुझे यहाँ बुलाने के लिए, और मुझे यहाँ आकर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। और जो लोग अपनी कहानी लोगों को नहीं बता सकते, उनकी कहानी को एक प्लेटफॉर्म देता है, और मुझे यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और काफ़ी ज़्यादा यहाँ आकर अच्छा लगा। तो मैं इन सभी को थैंक यू कहना चाहूँगा मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए, मेरी कहानी सुनने के लिए। थैंक यू सो मच। किसी का बुरा ना तो किसी का अच्छा, सिर्फ खुद के बारे में सोचिए कि आपको अपनी लाइफ में क्या करना है। जब हम इतना सब कुछ कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। तो घर मत बैठिए, प्लीज़ कुछ करिए। थैंक यू सो मच JHS टॉक शो मुझे यहाँ बुलाने के लिए, और मुझे यहाँ आकर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। और जो लोग अपनी कहानी लोगों को नहीं बता सकते, उनकी कहानी को एक प्लेटफॉर्म देता है, और मुझे यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और काफ़ी ज़्यादा यहाँ आकर अच्छा लगा। तो मैं इन सभी को थैंक यू कहना चाहूँगा मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए, मेरी कहानी सुनने के लिए। थैंक यू सो मच।